नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए सरिस्का श्रृंखला तृतीय में आज हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं और सरिस्का श्रृंखला है वो डेडिकेटेड है पोक्सो एक्ट 2012 और 2019 के लिए। पोक्सो एक्ट पर कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं ये सारे चर्चा किए जा रहे हैं सरिस्का श्रृंखला में। और ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, एसी, डीसी, एसओ, ओएस और दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए। साथ में ही अभी एक नया ट्रेंड देखा गया है कि टीचर पोस्ट के लिए भी जो वैकेंसीज आ रही है या रिक्रूटमेंट हो रहे हैं वहां पर भी पोक्सो एक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसलिए ये क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे कि एनवीएस में जितने भी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है सभी में पोक्सो एक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। केवीएस में भी ये क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। साथ में एनसीटी में जो कि वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए यूपीएससी एग्जाम करवा रही है वहां पर भी पोक्सो एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इन सभी परीक्षाओं के लिए एस्पिरेंट है तो पोक्सो एक्ट पर आधारित सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो शुरू करते हैं सरिस्का श्रृंखला तृतीय का पहला क्वेश्चन। 41. What punishment will be given to a person if he engages a child in aggravated sexual assault by directly participating in pornographic acts? किसी व्यक्ति को क्या सजा दी जाएगी यदि वह सीधे अश्लील कृत्यों में शामिल कर एक बच्चे का यौन उत्पीड़न करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। नॉट लेस देन 20 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, बी अप टू 5 years, और अगला है नॉट लेस देन 8 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट which may extend to 10 years and fine। डी ऑप्शन है अप टू 8 years of imprisonment। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, नॉट लेस देन 8 years of imprisonment, मतलब कि कम से कम 8 साल की यहाँ पर सजा दी जाएगी और उसको बढ़ाया जा सकता है, 10 साल तक किया जा सकता है। कम से कम सजा है वो 8 वर्ष की होगी जिसको 10 वर्ष तक एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। सजा का प्रकार है वो 10 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। यहाँ पर क्या बताया गया है कि एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है जिसको पोर्नोग्राफी के रूप में बच्चे को उपयोग किया गया है, तो वो कौन सी श्रेणी में आ जाएगा? एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा सी। देख लेते हैं अगला सवाल 42। अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ द पोक्सो एक्ट 2019 अंडर सेक्शन 15(1), if a person stores pornographic material related to a child, neither deletes it nor reports it to the concerned authority, then what will be the punishment to him? हिंदी अर्थ देख लेते हैं। पोक्सो अधिनियम 2019 के संशोधन के अनुसार धारा 15(1) के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री को संग्रहित करता है जिसको न तो वो डिलीट करता है, हटाता है, और न ही संबंधित प्राधिकारी को इसकी रिपोर्ट करता है, तो उसे क्या सजा दी जाएगी? मतलब कि वो पोर्नोग्राफिक मटेरियल है जिसमें बच्चे का उपयोग किया गया है, ना उसको डिलीट कर रहा है और ना ही संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट के लिए ये मटेरियल दे रहा है, तो पोक्सो एक्ट जिसमें संशोधन किया गया है 2019 में, वहां पर धारा 15(1) में इसके लिए क्या सजा मिलेगी? ऑप्शन देख लेते हैं। नॉट लेस देन ₹5,000, सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस नॉट लेस देन ₹10,000, और सी है बोथ ए एंड बी, डी है नीदर ए नॉर बी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। मतलब कि अगर वो पोर्नोग्राफिक मटेरियल है जिसमें बच्चे का यूज किया गया है, दुरुपयोग किया गया है, वहां पर इस तरीके के मटेरियल को वो स्टोर करता है जिसमें वो डिलीट भी नहीं कर रहा है और रिपोर्ट भी नहीं कर रहा है इस संबंध में, तो पहली बार उसको सजा मिलेगी, 5,000 रुपए का अर्थदंड दिया जाएगा। और अगली बार वो क्या कर रहा है, इसी तरीके की घटना करता है, तो 10,000 रुपए का दंड दिया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। देख लेते हैं अगला सवाल 43। ए पर्सन हु एंगेजेज और possesses a child for transmitting, promoting, displaying, distributing pornographic material in any form shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, but under what circumstances will there be no punishment for this? एक व्यक्ति जो अश्लील सामग्री को किसी भी रूप में संप्रेषित, प्रचारित,
प्रदर्शित वितरित करने के लिए एक बच्चे को शामिल करता है या रखता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन किन परिस्थितियों में इसके लिए कोई सजा नहीं होगी? मतलब कि यहाँ बताया गया है कि बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पज के लिए यूज किया गया है। कौन से पर्पज है इसके लिए? संप्रेषित करने के लिए या उसको प्रचारित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, वितरित करने के लिए, वहां पर सजा का प्रावधान है जिसको 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो सजा है उसका निर्धारण किया गया है, निश्चित रूप से सजा मिलेगी। परंतु कौन सी परिस्थिति में पोर्नोग्राफिक मटेरियल वो अपने पास रखता है या कहीं पर वो प्रदर्शित करता है, कहीं वो ले जा करके उसको देता है, तो उसको सजा नहीं मिलेगी। देख लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग फॉर यूज एविडेंस इन कोर्ट, सी है बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए नॉर बी। Correct answer will be C, both A and B. For the purpose of reporting and for the use of evidence in court, मतलब कि इस उद्देश्य के लिए, रिपोर्टिंग के लिए वो स्टोर करता है या एविडेंस के रूप में कोर्ट में वो पेश करता है, तो उस समय पर जो कर्मचारी या जो व्यक्ति है इस तरीके के पोर्नोग्राफिक मटेरियल को ले जा रहा है या रख रहा है, तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके मायने हैं वो बदल गए। रिपोर्टिंग है, एक बच्चे की रिपोर्टिंग के पर्पज से रख रहा है, तो ये एक अच्छा उद्देश्य हो जाता है। एविडेंस के लिए भी इसको रखा जा सकता है, तो वहां पर मायने हैं वो बदल गए हैं, तो इन परिस्थितियों में उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 44। If any person for commercial purpose possesses such pornographic material in which child has been abused, then what is the provision of punishment? यदि किसी व्यक्ति के पास व्यवसायिक उद्देश्य के लिए ऐसी अश्लील सामग्री है जिसमें बच्चे का दुरुपयोग या शोषण किया गया है, तो सजा का क्या प्रावधान होगा? कि यहाँ पर बताया है कि बच्चे का जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल है उसको यूज किया जा रहा है कॉमर्शियल पर्पजेज के लिए, मतलब कि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है, तो सजा का प्रावधान क्या होगा? देख लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट टाइम 3 years एक्सटेंड अप टू 5 years, सेकेंड टाइम 5 years अप टू 7 years, बी है फर्स्ट टाइम 5 to 7 years, सेकेंड टाइम 3 to 5 years, फर्स्ट टाइम 6 to 8 years, सेकेंड टाइम 10 to life, और डी है फर्स्ट टाइम 1 to 3 years, सेकेंड टाइम 2 to 3 years। सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, फर्स्ट टाइम 3 years। अगर ऐसा कृत्य वो कॉमर्शियल पर्पज के लिए पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर करता है, तो उसको 3 साल की सजा कम से कम होगी, जिसको बढ़ाया जा सकता है 5 वर्ष तक। मतलब कम से कम सजा 3 वर्ष की होगी, जिसको बढ़ाया जा सकता है 5 वर्ष तक। पहली बार ऐसा कृत्य करता है, अगली बार इसी प्रकार का कृत्य करता है तो कम से कम 5 साल की सजा होगी, जिसको 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन दी गई है। अगर पोर्नोग्राफिक मटेरियल है जिसको वो कॉमर्शियल यूज में ले रहा है, मतलब कि वो वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ले रहा है, तो पहली बार ऐसा कृत्य करता है तो सजा है वो कम से कम कितने वर्ष होगी? 3 वर्ष की होगी, जिसको बढ़ाया जा सकता है 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और सेकेंड टाइम इस प्रकार की घटना करता है तो कम से कम जो सजा होगी वो 5 वर्ष होगी, जिसको बढ़ाया जा सकता है 7 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन दी गई है कि कॉमर्शियल पर्पज के लिए अगर पोर्नोग्राफिक मटेरियल के रूप में बच्चे को दुरुपयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर 3 वर्ष से 5 वर्ष की सजा है वो हो सकती है, जिनको बढ़ाया जा सकता है 5 वर्ष या 7 वर्ष तक। सही उत्तर हो जाएगा ए। देख लेते हैं अगला सवाल 45। Which section of the POCSO Act deals with the storage of pornographic material for commercial purposes in which a child has been abused? पोक्सो अधिनियम की कौन सी धारा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अश्लील सामग्री के भंडारण से संबंधित है जिसमें एक बच्चे का शोषण किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। सेक्शन 13, सेक्शन 15, सेक्शन 14, सेक्शन 12। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, सेक्शन 15। सेक्शन 15 में ये बात बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति पोर्नोग्राफिक पर्पज से इसको स्टोर कर रहा है, या कहना चाहिए कि पोर्नोग्राफिक उद्देश्य से पोक्सो एक्ट के तहत बच्चे का शोषण कर रहा है, तो इसके लिए धारा कौन सी बनी है? इसके लिए धारा बनाई गई है 15 बनाई गई है, और ये अमेंडमेंट के द्वारा आई है। पोक्सो एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया था वो कब किया गया था? 2019 में किया, जिसमें
ये प्रावधान किया गया है कि अगर पोर्नोग्राफी को उद्देश्य से बच्चे का यूज किया जा रहा है, कॉमर्शियल यूज किया जा रहा है, उसको बदनाम करने के लिए, डिफेम करने के लिए, धमकाने के लिए, तो यहाँ पर ये पोर्नोग्राफी को उद्देश्य है वो जोड़ दिए गए हैं पोक्सो की धारा में। और पोक्सो की धारा का ये जो अमेंडमेंट आया था ये 2019 में आया था। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चंस है वो इस तरीके से लाए जा रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, कोई भी पार्ट छूटे नहीं। पोक्सो एक्ट है वो आया था 2012 में और उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं 2019 में किए गए हैं। तो 2019 के अमेंडमेंट है वो भी यहाँ पर लाए जा रहे हैं। सही उत्तर यहाँ पर हमारा हो गया सेक्शन 15। देख लेते हैं अगला सवाल 46। रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012 पनिशमेंट फॉर फेल्योर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड ए केस बाय। यहाँ पर कंडीशंस बताई गई हैं। any person being in charge of any company or an institution. Third है the provisions of subsection 1 shall apply to a child under this act. Which statement is incorrect about punishment for failure to report? पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 21 के विवरण पढ़े तो यहाँ पर ये विवरण दिए गए हैं। रिपोर्ट करने या मामले को दर्ज करने में विफलता के लिए सजा या रिपोर्ट करने में विफलता के लिए सजा के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर कथन दिए गए हैं कि रिपोर्ट करनी होगी पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 21 के तहत, जिसमें कोई भी व्यक्ति है या कोई पर्सन जो कि इंचार्ज है किसी कंपनी का, इंस्टीट्यूशंस का, या तीसरा है प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन फर्स्ट शैल अप्लाई टू ए चाइल्ड अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पर पर्सन की जगह पर क्या लिया गया है? चाइल्ड बताया गया है। तो क्या ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? तो यहाँ सजा का प्रावधान किया गया है कि रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है, मामले को देख रहा है, रिपोर्ट नहीं कर रहा है, सूचना नहीं दे रहा है या केस दर्ज नहीं कर रहा है, तो इस मामले में क्या है उसको सजा का प्रावधान रखा गया है। और सजा है वो पोक्सो एक्ट की कौन सी धारा में निर्धारित की गई है? सेक्शन 21 में। तो इनमें से 21 के अनुसार कौन सा गलत हो रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट, बी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट, सी थर्ड इनकरेक्ट एंड डी सेकंड एंड थर्ड इनकरेक्ट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी थर्ड इनकरेक्ट। थर्ड पॉइंट है वो गलत है, बाकी दोनों ठीक है। एनी पर्सन वो भी सजा का हकदार होगा क्योंकि उसने रिपोर्टिंग नहीं की है, वो बता नहीं रहा है, या रिपोर्ट करने आया कोई व्यक्ति और वो दर्ज नहीं कर रहा है तो वो भी पर्सन में शामिल होगा। सेकंड है एनी पर्सन बीइंग इन चार्ज ऑफ एनी कंपनी और इंस्टीट्यूशन, तो उसमें भी क्या हो जाएगा? वो सजा का हकदार होगा। परंतु यहाँ पर थर्ड पॉइंट है ये गलत हो रहा है। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन फर्स्ट शैल अप्लाई टू ए चाइल्ड, तो चाइल्ड यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर पर्सन होगा। पर्सन यहाँ पर होना चाहिए, चाइल्ड गलत हो रहा है अंडर दिस एक्ट। तो पर्सन में क्या होना चाहिए? कोई भी व्यक्ति होना चाहिए जहां ये रूल है या एक्ट है वो एप्लीकेबल होते हैं। बच्चे के लिए सजा का प्रावधान नहीं है। बच्चा देख रहा है परंतु वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। वो रिपोर्टिंग करेगा या नहीं करेगा ये बच्चे पर निर्भर करती है। परंतु कोई व्यक्ति है, अगर कोई अडल्ट व्यक्ति है, वयस्क आदमी है, तो उसको रिपोर्टिंग करनी होगी सेक्शन 21 में। यहाँ पर चाइल्ड दिया है तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ये तीसरा पॉइंट गलत हो जाता है और सही उत्तर हो जाएगा सी थर्ड इनकरेक्ट। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इफ एनी पर्सन मेक्स ए फॉल्स कंप्लेंट अंडर Section 22 of the POCSO Act 2012 or intends to humiliate, extort or threaten or defame the child with a false complaint, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or imprisonment extended up to 1 year. What will be the punishment for making a false complaint by the child? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन दी गई है। यदि कोई व्यक्ति पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 22 के तहत झूठी शिकायत करता है या झूठी शिकायत के साथ बच्चे को अपमानित करने या धमकी देने या बदनाम करने का इरादा रखता है तो उसे 6 महीने के कारावास की सजा दी जाएगी। मतलब कि अपमानित, धमकाने या बदनाम करने के उद्देश्य से झूठी शिकायत कर रहा है तो कितनी सजा का प्रावधान है? 6 महीने की सजा हो सकती है या किसी भी प्रकार की सजा है वो दी जाएगी, परंतु उसको बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने की कारावास उसको दिया जा सकता है या कारावास की सजा जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। जो सजा है उसको बढ़ाया जाएगा 1 वर्ष तक। अगर इस तरीके की घटना कोई इंस्टीट्यूशनल व्यक्ति कर रहा है
कोई संस्थान से जुड़ा हुआ व्यक्ति कर रहा है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, जिसको 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वो झूठी खबर दे रहा है तो वहां पर सजा का प्रावधान किया गया है। परंतु कंडीशन बताइए, अगर ऐसी झूठी खबर बच्चा देता है, अगर झूठी शिकायत बच्चा दर्ज करता है तो उसको सजा का क्या प्रावधान है, देख लेते हैं। 6 months ओनली, एवरीवन इज इक्वल एज पर द लॉज, और सी है 1 year, डी नो पनिशमेंट। सही उत्तर हो जाएगा डी, नो पनिशमेंट। इस तरीके की कोई शिकायत व्यक्ति करता है जिसमें बच्चे के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत करता है, झूठी शिकायत करता है किसी बच्चे को अपमानित करने, धमकाने, बदनाम करने के इरादे से, तो उसको सजा का प्रावधान किया गया, जिसमें सजा होगी जिसको 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या 1 साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है सजा को। परंतु अगर इस प्रकार की शिकायत बच्चा करता है तो उसको कोई सजा का प्रावधान पोक्सो एक्ट के तहत नहीं रखा गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, नो पनिशमेंट। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। देख लेते हैं अगला सवाल 48। द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 पोक्सो एक्ट प्रेस्क्राइब्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसको पोक्सो एक्ट हम कहते हैं, बच्चों के खिलाफ कितने प्रकार के यौन अपराधों को निर्धारित करता है, मतलब कि यौन अपराध है वो कितने प्रकार के होते हैं, ये डिफाइन किया गया है किसमें, पोक्सो एक्ट 2012 में। तो वो कौन कौन से प्रकार हैं, देख लेते हैं ऑप्शन। 6 टाइप्स, 3 टाइप्स, 5 टाइप्स, 4 टाइप्स। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, 5 टाइप्स। 5 प्रकार के अपराध हैं जो बच्चों के साथ में अगर होते हैं तो उनको डिफाइन किया गया है, पोक्सो एक्ट 2012 में डिफाइन किया गया है। और वो कौन कौन से हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको याद रखने के लिए भी जरूरी है। कौन कौन से प्रकार के ऑफेंसेस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और इसी का दूसरा बड़ा रूप होता है एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसको हम गुरुतर प्रवेशन हमला बोलते हैं। और दूसरा टाइप है सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब लैंगिक हमला है, और इसी का दूसरा बड़ा रूप है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। यहाँ पर एक टाइप ये हो गया, इन दोनों को मिला करके एक टाइप हो गया, पहला टाइप ये हो जाएगा, ये दोनों को मिला करके पहला टाइप है। और ये दूसरा टाइप है जिसके 2 रूप है, सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। तीसरा टाइप है सेक्सुअल हरासमेंट, और चौथा टाइप है अबेटमेंट ऑफ और एन अटेम्प्ट टू कमिट दीज ऑफेंसेस, और पांचवा टाइप है यूजिंग ए चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेस। तो इस तरीके से ये बताया गया है। पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है जिसमें प्रवेशन लैंगिक हमला है, और एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है जिसको हम गुरुतर प्रवेशन सेक्सुअल असॉल्ट बोलेंगे। और दूसरा टाइप है सेक्सुअल असॉल्ट, और इसी का गुरुतर सेक्सुअल असॉल्ट है। तो डियर फ्रेंड्स, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, इसमें क्या अंतर है आप कमेंट कर दीजिए। साथ में सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रेवेटेड कब बोलेंगे उसको, इसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं वो बताई गई हैं, इससे पहले वाले वीडियोस में हम चर्चा कर चुके हैं। और तीसरा टाइप यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट है, उसको लैंगिक उत्पीड़न किया जा रहा है। और चौथा टाइप है अबेटमेंट ऑफ और एन अटेम्प्ट टू कमिट दीज ऑफेंसेस, मतलब कि दुष्प्रेरणा से इस तरीके की घटना करवाना या उसको उकसाना। ये सेक्सुअल असोल्ट या इस तरीके की कोई बच्चे का उपयोग करने के लिए दुष्प्रेरणा से कोई प्रेरित होकर कोई कार्य करवा रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पर सजा का प्रावधान है। और पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजिंग ए चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज। इसको भी क्या है कि पोक्सो एक्ट के सेक्सुअल ऑफेंस में माना गया है। तो 5 प्रकार है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको मैंने बता दिए। ये पांचों प्रकार आपको याद रखने हैं। और मैंने आपसे पूछा कि जो नॉर्मल होते हैं और उसी को अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको एग्रेवेटेड बोलेंगे, कौन सी कंडीशन में एग्रेवेटेड बोलेंगे, ये आप कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर 5 प्रकार के सेक्सुअल असॉल्ट है वो बताए गए हैं बच्चे के बारे में। देख लेते हैं अगला सवाल 49। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 पोक्सो एक्ट prescribes 5 types of sexual offenses against children. Find the odd one. इससे पहले हमने पांचों प्रकार देख लिए हैं, अभी हमें पता लगाना है, ओड वन पता लगाना है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोक्सो अधिनियम बच्चों के खिलाफ 5 प्रकार के यौन अपराधों को निर्धारित करता है। विषम खोजें, देख लेते हैं। पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट
एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, बी है सेक्सुअल असॉल्ट, aggravated sexual assault, C है abatement of or an attempt to commit these offences is not punishable under the act, और D sexual harassment, E using a child for pornographic purposes। सही उत्तर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। abatement of or an attempt to commit these offences is not punishable under the act, is not punishable ये गलत हो रहा है, ये punishable होगा, यहाँ पर नॉट नहीं होगा तो ये सही हो जाएंगे। पांचों प्रकार हो जाएंगे। पहला टाइप है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है। दूसरा टाइप है सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है। तीसरा टाइप है अबेटमेंट ऑफ और एन अटेम्प्ट टू कमिट दीज ऑफेंसेस इज पनिशेबल अंडर द एक्ट, ये सही है, परंतु क्वेश्चन के अनुसार ये सही हो रहा है क्योंकि नॉट है वो नहीं होना चाहिए था। और चौथा है सेक्सुअल हरासमेंट और पांचवा है यूजिंग ए चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी, अबेटमेंट ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट दीज ऑफेंसेस इज नॉट पनिशेबल अंडर द एक्ट। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी। देख लेते हैं अगला सवाल 50। द एक्ट रिक्वायर्स द dash governments to designate the sessions court in each district as a special court to try offences under the POCSO Act। पोक्सो अधिनियम की आवश्यकता है कि डैश सरकारें पोक्सो अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में सत्र न्यायालय को एक विशेष न्यायालय के रूप में नामित करें। तो कौन सरकारें हैं जिनको बनाना होगा? प्रत्येक जिले में सत्र न्यायालय है जिसको नाम दिया जाएगा, विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया जाएगा। तो ये जिम्मेदारी सत्र न्यायालय खोलने की प्रत्येक जिले में किसकी होगी? देख लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पंचायत गवर्नमेंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होगी कि वो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट खोलेगा और वो सेशन कोर्ट है वो किस नाम से जाने जाएंगे? स्पेशल कोर्ट, जहां पर पोक्सो से पीड़ित बच्चे हैं उनको सुना जाएगा, उनके केस चलेंगे। तो यहाँ पर राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी हो जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, स्टेट गवर्नमेंट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 51। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का क्या कार्य है? ऑप्शन देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। बी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चिल्ड्रंस कोर्ट्स for providing speedy trial of offences against children, और C है or of violation of child rights and for matters connected therewith। D, all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा D, all the above। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत कमीशन के क्या कार्य हो जाएंगे? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये कार्य हो जाएगा। The constitutions of children's court for providing speedy trial of offences against children or violation of child rights and for matters connected therewith। मतलब कि चाइल्ड राइट का अगर हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है तो उसको भी सुना जाएगा। ये सभी कार्य है वो डिफाइन किए गए कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। डियर फ्रेंड्स, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया नोटिफिकेशन आए तो आपको अलार्म के रूप में सूचना मिल जाए। देखते हैं अगला सवाल 52। इफ एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अंडर द पोक्सो एक्ट 2012, ईच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स शैल बी लायबल टू रिपोर्ट द मैटर। फेलियर टू रिपोर्ट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 6 months एक्सेप्ट। यदि पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत कोई अपराध किया गया है तो निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यक्ति पर मामले की रिपोर्ट करने का अनिवार्य दायित्व होगा। रिपोर्ट नहीं करने पर 6 महीने तक की कैद की सजा हो सकती है। गलत विकल्प की पहचान करें। मतलब कि पोक्सो एक्ट के तहत इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिनका दायित्व होगा कि उनको रिपोर्ट करनी होगी, और रिपोर्ट नहीं करते हैं तो 6 महीने की सजा हो सकती है जिसको 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परंतु ये सजा है, इसका प्रावधान है पोक्सो एक्ट के तहत कौन सा व्यक्ति है, कौन सा ऑप्शन है जिसके लिए ये सजा का प्रावधान नहीं रखा गया है या उसका दायित्व नहीं बताया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। मीडिया पर्सनल, स्टाफ ऑफ हॉस्टल्स, लॉजेज, ए चाइल्ड, स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल्स, मेंबर्स, पर्सन्स ऑफ क्लब्स, स्टूडियोज और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, ए चाइल्ड।
इसको अलग किया गया एक्सेप्ट में, इसके अलावा, ये गलत है। इसके अलावा सभी की जिम्मेदारी होगी, मीडिया पर्सनल्स की होगी, स्टाफ ऑफ हॉस्टल लॉजेज की होगी, स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल्स की होगी, मेंबर्स पर्सन्स ऑफ क्लब्स हैं, स्टूडियो हैं, फोटोग्राफिक फैसिलिटीज देने वाले व्यक्ति हैं, सभी की जिम्मेदारी होगी। परंतु बच्चे को इससे अलग रखा गया है। बच्चे की जिम्मेदारी नहीं होगी, वो स्वतंत्र है, बता सकता है, नहीं बता सकता है। आपको भी मालूम है कि बच्चा है वो डरने की वजह से, कई कारणों से वो कह नहीं पाता, बता नहीं पाता। तो ये प्रावधान नहीं रखा गया है कि बच्चे को भी अगर वो रिपोर्ट नहीं करता तो सजा मिलेगी। इसकी जिम्मेदारी नहीं है, अनिवार्य दायित्व नहीं है। वो कह सकता है, बता सकता है, रिपोर्टिंग कर सकता है, परंतु सजा का उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। बाकी सभी के लिए है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके की घटना देखता है और उसको छुपाने की कोशिश करता है, वो रिपोर्टिंग नहीं करता, पुलिस को या जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट बना है वहां पर रिपोर्ट नहीं करता है, तो उनको सजा का प्रावधान है। उनका दायित्व होगा कि वो निश्चित रूप से उसको रिपोर्ट करे। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, एक्सेप्ट। यहां पर हो जाएगा चाइल्ड, हो जाएगा एक्सेप्ट चाइल्ड हो जाएगा। यहां आप लिख सकते हैं एक्सेप्ट ए चाइल्ड। अगला सवाल देख लेते 53। A case must be reported to the dash or the local police and the FIR must be registered and its copy must be handed to the informant free of charge। ऐसा मामला डैश या स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए और प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और इसकी प्रति रिपोर्टकर्ता को मुफ्त में दी जानी चाहिए। तो खाली स्थान पर क्या आ जाएगा, किसको रिपोर्ट करनी चाहिए, इनमें से किसको रिपोर्ट करनी होगी, या लोकल पुलिस को करनी होगी, और जो एफआईआर कर रहा है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन के लिए एफआईआर की कॉपी है वो दी जाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं, स्पेशल एससी पुलिस यूनिट एसएसपीयू, स्पेशल वुमेन पुलिस यूनिट एसडब्ल्यूपीयू, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट एसजेपीयू, और डी स्पेशल एसटी पुलिस यूनिट एसएसपीयू। सही उत्तर यहां पर हो जाएगा सी, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट एसजेपीयू यहां पर आ जाएगा। एसजेपीयू है वो खाली स्थान पे आ जाएगा। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को रिपोर्ट करनी होगी या स्थानीय पुलिस को सूचित करना होगा, जिसमें वो रिपोर्ट दर्ज करेंगे और रिपोर्ट की कॉपी जो रिपोर्ट करता है उसको मुफ्त में दी जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट एसजेपीयू। मूव टू क्वेश्चन नंबर 54। If such a matter is reported by a child, it should be recorded verbatim and in simple language. If a language report is being filed which the child does not understand, what should the officer do? यदि किसी बच्चे द्वारा ऐसे मामले की सूचना दी जाती है तो उसे शब्दश और सरल भाषा में दर्ज किया जाना चाहिए। यदि कोई ऐसी भाषा में रिपोर्ट दर्ज की जा रही है जिसे बच्चा समझता नहीं है तो अधिकारी को क्या करना होगा, मतलब कि जो रिपोर्ट दर्ज की जा रही है, बच्चे के द्वारा कोई सूचना दी जा रही है, तो शब्दश जो वो कह रहा है वो लिखना चाहिए और सरल भाषा में लिखना चाहिए और उसको पढ़ के भी सुनाएगा कि मैंने ये लिखा है, आपने जो भी रिपोर्ट दर्ज करी है ये शब्दश उसको पढ़ के सुनानी होगी। और यदि कोई इस तरीके की लैंग्वेज में अधिकारी रिपोर्ट दर्ज कर रहा है कि बच्चे को वो समझ नहीं आ रही है, तो अधिकारी को क्या करना चाहिए, बच्चे को लैंग्वेज है वो समझ नहीं आ रही क्योंकि अधिकारी है वो अलग लैंग्वेज में लिख रहा है जबकि बच्चा अलग लैंग्वेज में बता रहा है, तो उसको अधिकारी को क्या करना होगा उस स्थिति में देख लेते हैं। ए क्वालिफाइड ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द पेरेंट्स। ए क्वालिफाइड ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर must be provided to the relative, an elected member must be provided to the child, और डी है qualified translator और interpreter must be provided to the child। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, a qualified translator और interpreter must be provided to the child। ये बच्चे को दिया जाना चाहिए क्योंकि बच्चा है वो मदद कर रहा है। यहाँ पर सेम सेंटेंस है परंतु पेरेंट को जरूरी नहीं है, रिलेटिव को जरूरी नहीं है, और इलेक्टिव मेंबर है उनको लगाना या बच्चे को प्रोवाइड करना, ये सभी गलत हो रहे हैं। यहां पर होगा कि क्वालिफाइड ट्रांसलेटर है जो बच्चे की लैंग्वेज में जो भी रिपोर्ट दर्ज की गई है बच्चे को समझा पाए। इंटरप्रेटर है वो लगाना चाहिए जो कि बच्चे को दी जा रही है, ये असिस्टेंस है, सहायता है, वो किसको प्रोवाइड की जा रही है, बच्चे को दी जा रही है अधिकारी के द्वारा। यहाँ पर मान लीजिए हो सकता है कि सिर्फ बच्चा रिपोर्ट करता है, पेरेंट, रिलेटिव या दूसरे व्यक्ति नहीं आते हैं,
तो क्या हो जाएगा, ये बच्चे को दिया जाना चाहिए। क्या? क्वालिफाइड ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर। सही उत्तर हो जाएगा डी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं अगला सवाल 55। Often many emotional and behavioral difficulties are observed in the life of the child. The school staff या management should not automatically jump to the conclusion that the child is being sexually abused. What are the indicators that can help you detect a sexually abused child? अक्सर बच्चे के जीवन में कई भावनात्मक और व्यवहार संबंधी कठिनाइयां देखी जाती हैं। आप टीचर है, आपको पता है। स्कूल स्टाफ प्रबंधन को स्वतः इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि बच्चे का यौन शोषण किया जा रहा है। मतलब कि इस तरीके की भावनात्मक कठिनाई होती है, व्यवहार संबंधी कठिनाई बच्चे में देखी जा रही है, तो आपको ये निष्कर्ष नहीं निकालना है कि बच्चे का यौन शोषण हो रहा है और तुरंत आप रिपोर्ट कर दें या कार्रवाई शुरू कर दें, तो ये कंक्लूजन है वो गलत है। वो कौन से संकेतक हैं जो यौन शोषित बच्चे का पता लगाने में आपकी मदद कर सकते हैं? तो वो संकेतक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भावनात्मक कठिनाइयां हो सकती है, व्यवहार संबंधी कठिनाइयां हो सकती हैं। इनसे अलग आपको वो संकेतक पहचानने होंगे, आपको ध्यान रखने होंगे, जिससे आप पता लगा पाए कि बच्चे का यौन शोषण हो रहा है। तो कौन कौन से संकेतक हैं, इंडिकेटर हैं, देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन में। ए, रिग्रेसिव बिहेवियर सच एज थंब सकिंग, एन्यूरिसिस, बेड वेटिंग एंड नाइटमेयर्स। बी, inappropriate sexual play with self, peers or toys, pseudo mature behavior. C, reluctance to change clothes for gym class and school related difficulties. D, all the above. सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। रिग्रेसिव बिहेवियर्स है जिसमें थंब सकिंग करना, अचानक बच्चे ने थंब सकिंग करना शुरू कर दिया है। एन्यूरिसिस हो गया है, बेड वेटिंग मतलब बिस्तर गीला कर रहा है, नाइट मेयर्स उसमें हो रहे हैं। तो ये सब आपको दिखाई देते हैं, तो क्या करना चाहिए, इसका पता लगाना चाहिए कि बच्चा यौन शोषित हो सकता है। और इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल प्ले है, खुद के साथ में, साथियों के साथ में या खिलौनों के साथ में, या सूडो मैच्योर बिहेवियर वो शो कर रहा है, तो ये भी क्या है, शोषित बच्चे के लक्षण हो सकते हैं। और रिलेक्टेंस टू चेंज क्लोथ्स फॉर जिम क्लास, आप जिम क्लास के लिए बच्चे को चेंज करने के लिए कहते हैं और वो उसके लिए विरोध प्रकट करता है, कहीं आपको पता ना लग जाए इसलिए बच्चा विरोध दर्ज कर रहा है। या स्कूल रिलेटेड डिफिकल्टीज हैं, बच्चा स्कूल जाने से मना करे या वो कपड़े चेंज करने से मना करे, तो क्योंकि उसके बॉडी पर कोई मार्क हो सकते हैं, निशान हो सकते हैं। तो ये चीजें देख करके आपको पता लगाना है कि बच्चा शोषित हो रहा है। आपको ये निष्कर्ष नहीं निकालना है कि कोई दूसरे कारण से या व्यवहार संबंधी कठिनाई आ गई है, तो वो आपको डायरेक्ट जंप नहीं करना है, डायरेक्ट कंक्लूजन पर नहीं जाना है। ये सब चीजों को देख करके और आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इन इंडिकेटर्स को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि बच्चा यौन शोषित हो रहा है और उसके लिए उचित कार्रवाई आपको करनी होगी। ये जिम्मेदारी दी गई है आपको, इसलिए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। डियर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन है वो दूसरी जगह नहीं लेंगे आपको। आप स्कूल से रिलेटेड है और मैं स्कूल के रेफरेंस में पॉक्सो एक्ट है वो आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूं, इसलिए आप अपने यार दोस्तों को भी बताइए जिससे कि उनको भी फायदा मिल जाए। देख लेते हैं अगला सवाल 56। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एससीपीसीआर? एससीपीसीआर की संरचना क्या है? एससीपीसीआर है, उसका फुल फॉर्म भी आप कमेंट कर दीजिए, क्या फुल फॉर्म होगा एससीपीसीआर का। यहाँ पर एससीपीसीआर का कंपोजिशन क्या होगा, मतलब कौन कौन लोग एससीपीसीआर में होंगे। ए चेयरपर्सन, बी है 6 members from different fields like education, child care, juvenile justice, child psychology, laws of children. C, out of 6 members at least 2 shall be women. और D, all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। एससीपीसीआर में कौन कौन होने चाहिए, एक चेयरमैन होगा और 6 मेंबर होंगे। ये 6 मेंबर हैं वो कहां से रिलेटेड होने चाहिए, कौन से फील्ड से होने चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड होने चाहिए, चाइल्ड केयर से, जुवेनाइल जस्टिस से, और चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने वाले हो सकते हैं, लॉज ऑफ चिल्ड्रन जो कानून बनाए गए बच्चों के लिए उनसे संबंधित भी होने चाहिए। और इन 6 व्यक्तियों में से 2 कम से कम कौन होने चाहिए, महिला होनी चाहिए। तो इस तरीके से कंपोजिशन यहाँ पर हो जाएगा, एक चेयरमैन हो जाएगा, एक चेयरमैन इसमें एससीपीसीआर में हो जाएगा, एक चेयरमैन हो जाएगा, और उसके बाद में 6 मेंबर्स हो जाएंगे। 6 मेंबर्स यहाँ पर हो जाएंगे, डिफरेंट फील्ड्स के हो जाएंगे, तो टोटल यहाँ पर 7 मेंबर्स हो जाएंगे।
और इनमें 6 मेंबर्स में कम से कम 2 महिला है, वो कौन होनी चाहिए, वो वुमेन होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है और आप कमेंट कर रहे हैं एससीपीसीआर का मतलब क्या हो रहा है, फुल फॉर्म क्या हो रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। नया क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सपांड द टर्म एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर की संरचना क्या है, वहां पर हमने एससीपीसीआर देखा था, एनसीपीसीआर से एससीपीसीआर को आप एक्सपांड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देख लेते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड रिलेशंस, बी ए नेशनल कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, सी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, डी नेशनल कमीशन फॉर प्रोविजन ऑफ चाइल्ड राइट्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। एनसीपीसीआर का यहां पर मतलब हो रहा है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यहां पर हो रहा है। तो इस तरीके से यहां पर 5 लेटर है, एन का मतलब नेशनल हो गया, सी का मतलब कमीशन हो गया, और पी का मतलब प्रोटेक्शन हो गया, सी का मतलब चाइल्ड हो गया, और आर का मतलब राइट्स हो गया। इनमें थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, जैसे रिलेशन गलत कर दिया था तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर कमिटी गलत कर दिया ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ प्रोविजन गलत कर दिया। तो इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, सही एक्यूरेट जो हमारा एब्रिविएशन है वो उसका सही मतलब क्या हो रहा है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अगला सवाल देख लेते हैं 58। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005 केम इनटू फोर्स फ्रॉम विच डेट। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 किस तारीख से लागू हुआ, वो तारीख भी हमें पता होना चाहिए। देख लेते हैं सही उत्तर, 5 फरवरी 2007, 15 फरवरी 2007, 28 जनवरी 2006 और 14 नवंबर 2005। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 15 फरवरी 2007। मतलब कि 15 फरवरी 2007 में ये एनसीपीसीआर है वो आया था, एनसीपीसीआर की स्थापना हुई, ये कानून बना था, एनसीपीसीआर है ये एप्लीकेबल हो गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 15 फरवरी 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है वो फोर्स में आ गया, मतलब लागू हो गया। और साथियों, अगर आप एस्पिरेंट है एनवीएस, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रमोशनल एग्जामिनेशंस के लिए, तो एनवीएस स्कीम पर बेस्ड सिलेबस है आपकी परीक्षा में रखा है। धौलागढ़ माता श्रृंखला संपूर्ण नवोदय सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल करवा रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको मालूम नहीं है कि धौलागढ़ माता सीरीज नवोदय सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन ला रही है, तो आपको धौलागढ़ माता सीरीज है उसकी मेंबरशिप ले लेनी चाहिए, जहां पर बिल्कुल एक अपडेटेड और रिलायबल और वैलिडेटेड कंटेंट है वो अवेलेबल करवा रहे हैं, जिसमें सिर्फ एनवीएस स्कीम पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो उपलब्ध होंगे, आपको सीखने को पढ़ने को मिलेंगे। और इस तरीके के कंटेंट है वो दूसरी जगह आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो सब चीजों को कलेक्ट करके एनवीएस स्कीम है, एनवीएस सिस्टम को यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। आप एनवीएस से रिलेटेड कंटेंट के लिए धौलागढ़ माता श्रृंखला की मेंबरशिप ले लीजिए और अपने आप को प्रिपेयर करवाइए सिलेक्शन के लिए। देखते हैं अगला सवाल 59। एनसीपीसीआर कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। एनसीपीसीआर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कौन सा मंत्रालय है जिसके अंतर्गत एनसीपीसीआर है वो कार्य करता है, वर्क करता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ अफेयर्स। तो सही उत्तर यहाँ पर आ जाएगा ए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसके अंतर्गत कौन आते हैं, एनसीपीसीआर है वो कार्य करती है। और एनसीपीसीआर का मतलब है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसके लिए ये कार्य करती है। ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। और डियर फ्रेंड्स, सरिस्का सीरीज तृतीय का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं 60। हु इज करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इस तरीके के क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल अपडेटेड मैनर में मैं आपके लिए कंटेंट लेकर के आ रहा हूं। अभी जो रिसेंट एनसीपीसीआर के अध्यक्ष चेयरमैन है वो कौन है, देख लेते हैं नाम कौन होंगे यहाँ पर। श्री सुमन बेरी, श्री विजय सांपला, मिस रेखा शर्मा और डी है प्रियंक कानूनगो। सही उत्तर क्या है आपको कमेंट भी करते जाना है। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है डी, प्रियंक कानूनगो। प्रियंक कानूनगो कौन है, एनसीपीसीआर के चेयरमैन है, मतलब कि अध्यक्ष है, जो रिसेंट अभी भी है प्रियंक कानूनगो है वो
क्या है, एनसीपीसीआर के अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, प्रियंक कानून गो। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने पोक्सो एक्ट पर आधारित क्वेश्चंस की सीरीज है थर्ड, जिसको हम बोल रहे हैं सरिस्का सीरीज थर्ड है, उसके 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। और ये क्वेश्चंस है वो आपके स्कूल सिस्टम से रिलेटेड पोक्सो एक्ट है, वो कौन कौन से नियम बनाए हुए, स्कूल रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। तो 20 क्वेश्चंस पोक्सो एक्ट पर आधारित हम कर चुके हैं 2012 और 2019 में, उसमें क्या अमेंडमेंट हुए, और एनसीए पीसीआर भी चाइल्ड राइट से रिलेटेड है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है वो भी इसी पोक्सो एक्ट में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, एसी, डीसी, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, केवीएस, एनवीएस और एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी रिक्रूटमेंट हो रहे हैं सभी में पोक्सो एक्ट है वो पूछा जा रहा है। जीके में पूछ लिया जाता है या सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट में पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षाओं के लिए होने वाले हैं, इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथियों, धौलागढ़ माता श्रृंखला केवल मेंबर्स के लिए है और यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी पोस्ट के लिए। एनवीएस ने नवोदय सिस्टम रखा है, नवोदय स्कीम है आपकी परीक्षाओं के लिए रखा गया है। तो नवोदय सिस्टम हो या नवोदय स्कीम पर आधारित धौलागढ़ माता श्रृंखला है वो आपके लिए कंटेंट लेकर के आ रही हो। और ये कंटेंट है वो कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार एनवीएस स्कीम पर आधारित है, जैसे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मैस मैनेजमेंट है, हॉस्टल मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स है, एडमिशन इन जेएनवीजे, ये सारी चीजें हैं आपके टॉपिक रखे गए हैं। और ये सारे कंटेंट हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। साथ में बाकी टॉपिक है जैसे कि हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ एचएम, ईएचएम, रेजिडेंशियल सिस्टम है, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज है, परचेज प्रोसीजर है, कंडमनेशन प्रोसीजर, जेएनवीएसटी, ट्रांसफर पॉलिसी। तो जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक रखे गए हैं उसको चर्चा किया जाएगा धौलागढ़ माता श्रृंखला में। परंतु धौलागढ़ माता श्रृंखला के कंटेंट देखने के लिए आपको क्या करना होगा, मेंबरशिप लेनी होगी। आप मेंबरशिप ले लीजिए धौलागढ़ माता श्रृंखला के लिए, और अपने एनवीएस पार्ट है या नवोदय सिस्टम है, नवोदय स्कीम पार्ट है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक और अपडेटेड मैनर में कंप्लीट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें, अपने यार दोस्तों को जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।